Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 5 ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसको हम थेराप्यूटिक अप्रोचेस भी बोलते हैं। इसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में पढ़ा था जो सबसे पुरानी थेरेपी थी। इस पार्ट में हम नेक्स्ट थेरेपी बिहेवियरल थेरेपी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है। बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि हमारे अंदर जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है या हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे फॉल्टी बिहेवियर यानी गलत व्यवहारों की वजह से आती है। इनका जो मेन फोकस होता है वो हमारे वर्तमान के व्यवहारों और विचारों के ऊपर होता है। इनका हमारे अस्तित्व से या हमारे वर्तमान से ही मतलब होता है जिसके ऊपर ये अपनी थ्योरी बेस करते हैं। हमारे बीते हुए कल से इनका कोई मतलब नहीं रहता है। ये हमारे बीते हुए कल को उतनी ही देर तक या उतने ही स्थिति तक देखते हैं जब तक हमारा बीता हुआ कल हमारे गलत व्यवहार के ओरिजिन को बताता है, यानी कि जब साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि हमारे गलत व्यवहार कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, वहां तक ही हमारे बीते हुए कल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारे बीते हुए कल को ना तो दोहराया जाता है, ना तो उसमें कोई भी दो चीजें बदली जाती हैं। जैसे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी में हमारे बीते हुए कल की यानी हमारे बचपन की चीजों को बदला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। ये हमारे वर्तमान पर मेन फोकस करते हैं। इनका कहना है कि जो भी लर्निंग थ्योरी होती है यानी जिन चीजों से हम चीजें सीखते हैं, समझते हैं, उनकी वजह से हमारे व्यवहार उत्पन्न होते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो भी एक क्लाइंट के सिम्टम्स हैं यानी उनके शरीर में जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं और उनका जो डायग्नोसिस है यानी उन चीजों के द्वारा हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों चीजें ट्रीटमेंट में बहुत काम देती हैं। ये कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपीज आर फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर्स, यानी कि इसका जो फाउंडेशन, इसकी जो नींव है वो है हमारे गलत व्यवहारों को देखना, उन ये चीजें जानना कि हमारे गलत व्यवहारों को क्या चीजें मेंटेन कर रही है, किसके कारण ये व्यवहार हो रहे हैं, और इन व्यवहारों को सही करने के टेक्निक्स या ट्रीटमेंट प्रोसीजर को खोजना। इसके बाद हम इसके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बिहेवियरल एनालिसिस किया जाता है, जो हमारे गलत व्यवहारों को जानने के लिए किया जाता है और उन व्यवहारों के पिछले पहले क्या हुआ है जिसकी वजह से वो व्यवहार उत्पन्न हुए हैं, और ऐसे क्या चीज हैं जिनकी वजह से वो व्यवहार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें बिहेवियरल एनालिसिस से पता चलती हैं। मेल फंक्शनिंग बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को दिक्कतें होती हैं। एंटीसीडेंट फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी वजह से ये गलत व्यवहार उत्पन्न होते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे व्यवहार हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं या हम वो गलत व्यवहार करते जा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसको स्मोकिंग की बुरी आदत लग गई है, उसको स्मोकिंग का गलत व्यवहार वो दर्शाता है और वो इससे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगता है। उस इंसान का बिहेवियरल एनालिसिस करके बिहेवियरल एनालिसिस उसका किया गया, उसका इंटरव्यू करके और उसके परिवार वालों का इंटरव्यू करके उसके बारे में जानकारियां हासिल की गई, जिससे पता चला कि उसने तब स्मोकिंग शुरू की थी जब उसको एनुअल एग्जामिनेशन देने थे। फिर वो कहता है कि मुझे स्मोक करने के बाद घबराहट कम होती है एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के पहले जो घबराहट हो रही है वो बन जाता है हमारा एंटीसीडेंट फैक्टर, जिसकी वजह से हमें स्मोकिंग का गलत व्यवहार उत्पन्न होता है, और जो रिलीफ है स्मोकिंग करने के बाद वो हमारा बन जाता है मेंटेनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से इंसान स्मोक करता रहता है ताकि उसे रिलीफ मिलता रहे। इसके बाद हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव या उसका जो एम होता है
वो होता है हमारे गलत व्यवहारों को खत्म करना और उनको सही व्यवहारों के साथ बदलना। ये होता है एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस के द्वारा। पहले हम जान लेते हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशंस के बारे में। ये वो चीजें होती हैं जो हमारे व्यवहारों को बदलती हैं, व्यवहार के पहले कोई चीज बदल के। यानी कि हम कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार के पहले होने वाली चीजों को अगर हम बदलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे व्यवहार ठीक हो सकते हैं। हमारे जो पहले वाले व्यवहार है जिनको हम बदलते हैं, उनमें या तो हम उसको बढ़ा सकते हैं या तो हम उसे घटा सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बच्चा है जो डिनर करने में या रात का खाना खाने में उसको प्रॉब्लम होती है या वो खाना नहीं खाना चाहता है। इसका जो एंटीसीडेंट ऑपरेशन होगा वो होगा कि चाय के वक्त शाम के नाश्ते में उसको कम खाना दिया जाए, जिसकी वजह से उसका जो रात का खाने की भूख है वो बढ़ जाए और वो खाना खाने लगे। इसलिए जो हमारे व्यवहार के पहले यानी कि जो चाय के समय का भोजन है उसको हम घटा देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो गलत व्यवहार है खाना ना खाने का वो ठीक हो जाएगा बच्चे के अंदर। दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। ये तब किया जाता है जब इंसान कोई भी सही व्यवहार दिखा रहा होता है उसके उस व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा खाना खाने लगता है रात को तो उसको उसकी प्रशंसा की जाती है उसके माता पिता के द्वारा, जिसकी वजह से वो खाना खाना सीख जाता है। बिहेवियरल टेक्निक्स की कई टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम पहली टेक्निक देखेंगे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट की। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ये कहता है कि हमारे जो गलत व्यवहार हैं उनको घटाया जा सकता है और जो हमारे सही व्यवहार है उनको बढ़ाया जा सकता है। हम अगर हमें सही व्यवहारों को बढ़ाना है तो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी कि उसको पॉजिटिव तरह से उसको हम उसको चीजों को प्रशंसा करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे जिसकी वजह से उस व्यवहार के बाद उस इंसान को खुशी महसूस हो। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम किसी अनवांटेड या गलत व्यवहार को कम कर सकते हैं। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो रिस्पॉन्सेज होती हैं जो इंसान को गलत चीजें को करने से रोकती है या उनसे भागने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी के दौरान इंसान वुलन कपड़े पहनता है, आग जलाता है और हीटर का इस्तेमाल करता है उस ठंड से बचने के लिए। तो ठंड जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जिससे बचने के लिए हमें गर्म कपड़े, आग और हीटर की आवश्यकता पड़ती है। एवर्सिव कंडीशनिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है। इसमें होता है कि हम किसी गलत व्यवहार के साथ गलत व्यवहार का जो कॉन्सिक्वेंस है यानी गलत व्यवहार के द्वारा जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं उसको हम गलत साबित करके उन दोनों के साथ जोड़ेंगे, जिसकी वजह से इंसान को गलत व्यवहार करना बंद कर देगा, क्योंकि उस गलत व्यवहार के बाद जो चीज हो रही है वो इंसान को नुकसान पहुंचा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जो बहुत अल्कोहल पीता है, तो उसको अल्कोहल की हर स्मेल के बाद इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इसकी वजह से वो इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से डर लगेगा और वो अल्कोहल पीना बंद कर देगा। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो हमारे सही व्यवहारों को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है वो हमेशा होमवर्क कर रहा है तो उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये हो सकता है कि उसकी माँ उसको उसकी फेवरेट डिश बना के दे जब भी वो होमवर्क कंप्लीट कर दे। इससे क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर होमवर्क कंप्लीट करने की प्रेरणा आएगी जब जब माँ उसको अच्छा भोजन बना के देगी। इसका एक और पार्ट होता है टोकन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि इंसान को जब भी वो कोई अच्छा काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको एक टोकन दिया जाता है, एक प्रशंसा के तौर पे और उस टोकन को कलेक्ट किया जाता है जिसको बदल के हम कोई भी रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पेशेंट को बाहर ले जाना या किसी बच्चे को खाने की ट्रीट देना। तो ये डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का तरीका है जिससे हम गलत व्यवहारों को कम कर सकते हैं और सही व्यवहारों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बिहेवियरल टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, जिसको वोल्पे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था फोबियाज और इरेशनल फियर्स को
इरेशनल फियर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। फोबियाज तब होता है जब हमें किसी भी पर्टिकुलर वस्तु या जगह या इंसान से डर लगता है और वो डर बहुत ही उच्च स्तर का होता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए वोल्पे ने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम का बिहेवियरल टेक्निक दिया था। इसमें क्लाइंट का इंटरव्यू किया जाता है उस डर को खत्म करने के लिए। थेरेपिस्ट जो होता है वो क्लाइंट के साथ मिलके एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो घबराहट उसको जिस जिस चीजों से घबराहट होती है उसकी एक लिस्ट बनाता है और जो सबसे कम घबराहट देने वाली चीज होती है उसको सबसे नीचे रखा जाता है। क्लाइंट को ये भी कहा जाता है कि अगर उसे किसी भी डरावनी चीज से कोई भी टेंशन हो रही है तो वो इस थेरेपी को वहीं रोक सकता है या उसके बारे में सोचना बंद कर सकता है। धीरे धीरे जब जब सेशंस होते रहते हैं जब जैसे जैसे क्लाइंट अपनी जो भी उसको घबराहट दे रही है चीजें उनको इमेजिन करने लगता है थेरेपिस्ट के साथ। जैसे जब सबसे पहले क्लाइंट कम घबराहट देने वाली चीज को इमेजिन करेगा, फिर उससे ज्यादा घबराहट देने वाली चीज को इमेजिन करेगा और धीरे धीरे ऐसे करते करते उसको हर तरह के डर से छुटकारा मिल जाएगा। और ये चीजें होती है रिलैक्सेशन के साथ। रिलैक्सेशन के बाद क्लाइंट अपने डर को खत्म कर देता है। रिलैक्सेशन प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर। जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट है वो मानते हैं कि हमारी घबराहट का जो कारण होता है वो होता है अ, हमारा गलत व्यवहार। यानी कि हमारी जो घबराहट होती है, जो हमें डर होता है, स्ट्रेस होता है, वो गलत व्यवहार को दर्शाता है या गलत व्यवहार की तरफ हमें उत्तेजित करता है। इसीलिए इस घबराहट को कम करना ज़रूरी है ताकि हमारे गलत व्यवहार कम हो सके। इसीलिए रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं, वो हमारी घबराहट को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गलत व्यवहार भी कम हो जाते हैं या खत्म हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए। पहले होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन और दूसरा होता है मेडिटेशन। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट को अपने को छोटी-छोटी मसल्स को पहले तो उसको टेंस करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसे समझ में आए कि मसल टेंस हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब वो क्लाइंट मसल को टेंशन देना शुरू कर देता है, तो उसको बोला जाता है कि उस टेंशन को रिलीज़ कर दे। तो उस क्लाइंट को ये भी समझ में आ जाता है कि टेंशन देने के दौरान उसको क्या दिक्कतें आ रही थी और टेंशन को रिलीज़ करने के बाद उसको कितना अच्छा लगने लगा। इसके बाद क्लाइंट को ये बताया जाता है कि ये जो टेंशन है, इसी की वजह से उसे दिक्कतें हो रही हैं और उसको इसका सुझाव अ, सु इसको उसको छोड़ना पड़ेगा और उसका ऑपोज़िट साइड अपनाना पड़ेगा। इसी प्रैक्टिस के साथ धीरे-धीरे जो क्लाइंट होता है, वो अपने शरीर की सारी मसल्स को रिलैक्स करना सीख जाता है। इस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसीजर में प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इन्हिबिशन काम करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब 2 गलत चीज़ें एक साथ हमारे सामने आती हैं, तो उसमें से जो कमज़ोर चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से जब हमें घबराहट वाली चीज़ इमेजिन कराई जाती है, उसके बाद हमें हमारे शरीर को रिलैक्स किया जाता है, तो हमारी जो घबराहट वाली चीज़ होती है, वो हम कमज़ोर हो जाती है हमारे रिलैक्सेशन की वज़ह से। इसीलिए वो घबराहट वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमारा शरीर उस घबराहट से हट जाता है। तो ये होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन, जिसमें हम अपने डर डर को काबू में करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक होती है मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि मॉडलिंग ऐसा तरीका होता है जिसमें क्लाइंट जो होता है, वो किसी और के व्यवहार को देखकर उससे सीखता है, उसको अपना रोल मॉडल बनाता है और उसी की तरह वो अपने व्यवहार भी करता है। विकेरियस लर्निंग वो होती है जिसमें इंसान दूसरों को देखकर सीखता है। तो इंसान के जो गलत व्यवहार होते हैं, उनको ख़त्म करने का तरीका एक और होता है मॉडलिंग, जिसमें वो दूसरों के व्यवहार देखकर अपने अंदर सही व्यवहार ला सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने क्लास क्लास में पढ़ा था।
बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक डॉल होती है जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है। 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले ग्रुप को ये दिखाया जाता है कि बोबो डॉल के ऊपर जो गुस्सा कर रहा है उसको अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरे ग्रुप को दिखाया जा रहा है कि जो बोबो डॉल के साथ गुस्सा कर रहा है उसको पनिश किया जा रहा है। और तीसरे ग्रुप को दिखाया जा रहा है कि जो बोबो डॉल के साथ गुस्सा कर रहा है उसको उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे उस व्यवहार को देखकर सीखते हैं कि अगर बोबो डॉल के साथ अगर उसको इस इंसान को रिवॉर्ड अगर हमारे गुस्से वाले व्यवहार को रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो वो बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं। अगर हम उसको पनिश किया जा रहा है, तो वो बच्चे गुस्सा कम करते हैं और न्यूट्रल वाले बच्चे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ना बहुत कम गुस्सा करते हैं। तो ये एक मॉडलिंग का एक्सपेरिमेंट है जो बहुत फेमस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम व्यवहार दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो आज हमने बिहेवियरल थेरेपी के बारे में डिस्कस किया। इस थेरेपी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।